अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। समंदर तले दफन है एक ऐसी शिप जिसने हजारों जानें ली। इतिहास के पन्नों में दर्ज किसी भी भयानक हादसे से भी बढ़ के भयानक, जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। आज भी इसकी कई सारी मिस्ट्रीज है जिन्हें सुलझाया नहीं जा सकता है। दोस्तों, इस हादसे में कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई, मगर आखिरकार उनकी बॉडीज के साथ क्या हुआ? क्या मरे हुए लोगों की बॉडीज को यूं ही पानी में छोड़ दिया गया, या उनका शिकार किसी समुद्री मखलूक ने कर लिया, या फिर कुछ और? वीडियो के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये हादसा है उस जहाज का जिसे सदी का सबसे विशाल और कभी ना डूबने वाला जहाज कहा जाता था, जिसका नाम है RMS टाइटैनिक। जी हाँ दोस्तों, ये वही जहाज है जिसके बारे में हमने बहुत सुना और मूवीज भी देखी, जो 10 अप्रैल 1912 में 2240 पैसेंजर को लेकर अपनी पहले सफर के लिए रवाना हुए थे। उस जमाने में ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस और महंगा तरीन जहाज था। ये जहाज साउथ हैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा था, जिसमें बड़े बड़े लोग सफर कर रहे थे। इस जहाज को चला रहे हैं एक सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। दोस्तों, पैसेंजर में, पब्लिक में और मीडिया में लोगों को बहुत एक्साइटमेंट थी इस टाइटैनिक जहाज को लेकर, जिसको अनसिंकेबल कहा जाता था। वो कुदरत की ताकत के सामने देखते ही देखते गहरे समंदर की नजर हो गया। इस हादसे के चश्मदीद गवाह वो लोग थे जो किसी तरह शिप से निकल के अटलांटिक ओशियन के ठंडे ठंडे पानी में कूद गए थे। दोस्तों, इस जहाज के मालिक का कहना था कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता, खुदा भी इसे नहीं डुबो सकता, नाउजुबिल्लाह। ये अल्फाज भी इंतहाई तकव्वुर के थे, क्योंकि इसके मालिक का कहना था कि जहाज को डूबने से बचाने के लिए जितने भी हिफाजती इंतजामात होते हैं वो सब हमने इसमें कर लिया है। लेकिन इस गरूर ने चंद घंटों में ही सब खत्म कर दिया। टाइटैनिक के मालिक और इसकी पूरी टीम की बरसों की मेहनत को बुरी तरह नाकाम कर दिया। माहिरीन के तज्जिये और बरसों की रिसर्च बताती है कि टाइटैनिक के मालिकान की इस यकीन की कुछ वजहात भी थी। फेडरल यूनिवर्सिटी के शोबे बहरिया और ओशन इंजीनियरिंग के प्रोफेसर अलेक्जेंडर कहते हैं कि इंजीनियरिंग के लिहाज से ये डिजाइन की बुनियाद पर तैयार करदा पहला जहाज था। कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे, यानी जहाज का एक कमरा भी अगर पानी से भर जाता तो दूसरे कमरे को नुकसान नहीं पहुंच सकता था। दोस्तों, ये दुनिया की सबसे बड़ी शिप है, जो कि 269 मीटर लंबी और 53 मीटर ऊंची थी, और इसमें जो लग्जरी इस्तेमाल की गई है वो हैरान कर देने वाली थी। उस जमाने में इस शिप को बनाने की कॉस्ट पड़ी थी $7.5 मिलियन। अगर कैलकुलेशन करें तो आज के $400 मिलियन की कॉस्ट हुई। शिप के अंदर की डेकोरेशन और फैसिलिटीज किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ देगी। स्टेन ग्लासेस की खिड़कियां, ऑर्नेट वुड प्लानिंग, दो बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयर्स केसेस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, एक स्क्वैश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट, 2 बार्बर की दुकानें और एक लाइब्रेरी भी थी। टाइटैनिक जहाज के इंटीरियर का डिजाइन लंदन के लविश होटल से लिया गया था। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी थी जिसने ये टाइटैनिक जहाज को बनाया था, और हैरानगी की बात तो ये थी कि इसमें सिर्फ 20 लाइफ बोट थी, जबकि इसमें 48 बड़े बड़े लाइफ बोट रखने की कैपेसिटी मौजूद थी। दोस्तों, प्रोफेसर बताते हैं कि इस जहाज की तैयारी के दौरान कुछ मुश्किलात भी पेश आई थी, जैसा कि जहाज की ऊंचाई कितनी रखी जाए ताकि बिजली के तारे और पानी के पाइप्स ठीक तरह से काम कर सकें। इस पर बहुत सोच विचार की गई। प्रोफेसर के मुताबिक इस पर गौर करने के बाद उस वक्त के इंजीनियर्स ने जहाज की ऊंचाई का तयन किया। यहाँ तक कि सैलाब की सूरत में इन्होंने अंदाजा लगाया कि पानी छत तक नहीं पहुंच पाएगा। चुनांचे उन्होंने छत पर महफूज कंपार्टमेंट भी बनाया। फर्ज कर लें अगर पानी नीचे भर जाता है तो उस सूरत में मुसाफिर छत पर महफूज हो सकते हैं। दोस्तों, ये टाइटैनिक अपने पहले ही सफर के लिए निकला। उस दिन ओशियन बेहद पुरसकून था और समुद्री तूफान आने का दूर दूर तक इम्कान नहीं था। जहाज पर 2240 पैसेंजर सवार भी हो चुके थे और लाखों लोग
टाइटैनिक के पहले सफर के आगाज को देखने के लिए खड़े थे। ना ही पैसेंजर और ना ही अलविदा करने वाले लाखों लोगों और ना ही टाइटैनिक के अमले को मालूम था कि जो जहाज कुछ ही देर में रवाना होने वाला है, उसको बनाते वक्त कुछ ऐसी गलतियां की गई है जो इसको बदतरीन हादसे का शिकार बनाने वाली है। अपने सफर के रवाना होने से सिर्फ 2 ही दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग मिलने लग जाती है। वार्निंग इतनी कोई अनयूजुअली चीज नहीं है। समंदर से गुजरने वाले जहाज अक्सर अपने आसपास वाले जहाजों को रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करके बताते रहते हैं कि इस समंदर के इस एरिया में बहुत ज्यादा बर्फ मौजूद है, ध्यान से आगे बढ़ना। एनीवेज दोस्तों, वार्निंग रिसीव करने के बाद टाइटैनिक अपनी कोर्स को 2 बार बदलता है डेंजर्स को अवॉइड करने के लिए, लेकिन अपनी स्पीड को कम नहीं करता और 40 किलोमीटर पर आवर की ये जहाज अपने रास्ते आगे बढ़ता है। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को 7 और आइस वार्निंग दी जाती है, लेकिन कैप्टन स्मिथ और इनकी क्रू इसे सीरियसली नहीं लेते और टाइटैनिक की रफ्तार को कम ही नहीं करते। आहिस्ते आहिस्ते सूरज ढल जाता है, रात हो जाती है। दोस्तों, आपको बताती चलूं, जहाज के ऊपर एक क्रॉस नेस्ट होता है। यहाँ पर किसी को बैठा के रखा जाता है कि सामने जहाज के क्या हो रहा है उन पर नजर रख सके। दोस्तों, हैरानगी की बात तो ये थी कि इस रात चांद बाहर नहीं आया, तो विजिबिलिटी बहुत कम थी इस रात। क्योंकि सर्दियों का मौसम था, तो सख्त सर्दी और तेज हवा में ऊपर क्राउडनेस में बैठकर खतरे पे नजर रखना बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। रात के 11:39 को अचानक से उस क्रॉस नेस्ट पर बैठे हुए शख्स को एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़ दिखाई देता है। जल्दी से उसने 3 बार घंटी बजा दी ताकि नीचे बैठे हुए लोग सुन सके। फिर फोन उठाकर फिर कॉल करता है ऑफिसर को जो ब्रिज पर बैठा था। चिल्ला के कहता है, सामने हमारे है एक आइसबर्ग, जल्दी से जहाज को मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम ये मैसेज सुनते ही और कैप्टन को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जहाज को लेफ्ट मोड़ो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ही लेट हो चुका था। सिर्फ 1 मिनट, जी दोस्तों, सिर्फ 1 मिनट बाद ही जहाज आइसबर्ग से टकरा जाता और 2240 में से 1500 लोग अपनी जान गंवा बैठे। पहली रेस्क्यू शिप आरएमएस कार्पेथिया भी टाइटैनिक के डूबने के 1.5 घंटे बाद पहुंची। वो भी खुशकिस्मती थी कि उनको टाइटैनिक का इमरजेंसी मैसेज मिल गया था, वरना जो लोग ठंडे पानी में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे उनकी जान भी नहीं बच पाती और टाइटैनिक के हादसे के बारे में किसी को नहीं मालूम पड़ता। दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पहले तो किसी को भी नहीं पता चला कि शिव के साथ हुआ क्या है, लेकिन फिर बचने वालों ने बताया कि शिव की एक आइसबर्ग से टक्कर हुई थी। इस बयान को सुन के और मौके पर मौजूद आइसबर्ग को देखकर ये कंफर्म हो जाता है कि टाइटैनिक इससे टकराई थी, क्योंकि टाइटैनिक का रेड पेंट अभी तक लगा हुआ है इस आइसबर्ग में। साइंटिस्ट का कहना है कि इस आइसबर्ग का वजन 1.5 मिलियन टन था। आइसबर्ग का ये टकराव जहाज के राइट फ्रंट साइड पर हुआ था। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बताया गया कि टाइटैनिक के राइट सर पर टाइटैनिक ने 300 फीट बड़ा सुराग छोड़ दिया, यानी टाइटैनिक के 1/3 साइड का पूरा हिस्सा फट गया। पर दूसरी तरफ आई विटनेस का कहना था कि शिप के डूबने में तकरीबन 2.5 घंटे लगे। इन्वेस्टिगेटर का मानना है कि अगर आइसबर्ग में वाकई 300 फीट बड़ा सुराग छोड़ा था तो इसको तो चंद मिनटों में ही डूब जाना चाहिए था। पर सच्चाई क्या थी ये उस वक्त किसी को भी नहीं मालूम थी। ओशियनिक एक्सप्लोरर पीएच नेजोलेट का कहना था कि मैंने 30 से ज्यादा दफा टाइटैनिक की रिक को एक्सप्लोर किया है ओशन के गहरे काले पानी में जाकर, लेकिन उन्होंने 300 फीट बड़ा सुराग कहीं नहीं देखा। अलबत्ता 30 फीट का ये एरिया जाहिर करता है कि यहाँ पर कोई चीज आके लगी थी। इसका एरिया सिर्फ 11 फीट लगता है और कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो इसमें से 370 गैलन पानी हर सेकंड के अंदर टाइटैनिक में जमा हो सकता था और इस स्पीड में पानी बढ़ने का मतलब है कि पूरे शिप में पानी 2.5 घंटे में भरा होगा। और आई विटनेसेस के मुताबिक टाइटैनिक को डूबने में भी
2.5 घंटे ही लगे थे। दोस्तों, कोलिजन के कुछ ही सेकंड बाद कैप्टन स्मिथ और आर्किटेक्ट थॉमस फौरन पहुंचे, ये देखने के लिए कि जहाज को कितना नुकसान पहुंचा है। उन्होंने रियलाइज किया कि ये जहाज तो डूबने वाली है। वो कम्प्लीटली शॉक हो गए इस चीज को देखकर कि इन्हें लगता था कि ये जहाज तो अनसिंकेबल है और कभी नहीं डूब सकती थी, क्योंकि इस जहाज के ऊपर सेफ्टी फीचर कमाल के थे। दो मेन सेफ्टी फीचर थे जिसकी वजह से इसे अनसिंकेबल माना जाता था। पहले इस जहाज के अंदर डबल बॉटम हल था। हल जो होता है वो जहाज की मेन बॉडी को कहते हैं, और क्योंकि ये डबल लेयर्स थी इसलिए ये यकीन था सबको कि अगर नीचे से एक लेयर टूट भी गई तो दूसरी लेयर बचा लेगी। और दूसरा, इसको 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपोनेंट में डिवाइड किया गया था। इनमें से 4 कंपोनेंट अगर पानी से भर भी जाता है तब भी जहाज नहीं डूबेगा, लेकिन आइसबर्ग से जो इम्पैक्ट हुआ था वो शिप की फ्रंट साइड पे हुआ था, इसलिए डबल बॉटम भी किसी काम का नहीं था। और अब 6 कंपोनेंट पानी से भर चुका था, जबकि लिमिट सिर्फ 4 की थी, और यही वजह है इस जहाज के डूबने की। ठीक 20 मिनट बाद, दोस्तों ठीक 20 मिनट बाद 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं अपने क्रू मेंबर को कि एक इमरजेंसी कॉल भेजो रेडियो में, ताकि जो आसपास शिप मौजूद होंगे वो हमारे सिग्नल मिलते ही हमसे राब्ता करेंगे और हमारी मदद को पहुंचेंगे। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स ने लगातार एक के बाद एक सिग्नल भेजते जाते हैं, और फिर 20 मिनट बाद 12:20 में एक शिप आरएमएस कार्पेथिया को हमारा सिग्नल मिल ही जाता है, और वो अपनी शिप को टाइटैनिक की तरफ मोड़ देते हैं ताकि उनकी मदद कर सके। पर ये शिप टाइटैनिक से 107 मीटर दूरी पर था, और इसे टाइटैनिक तक पहुंचने में 3.5 घंटे लग जाने थे। इतनी देर में बाकी क्रू मेंबर फ्लैरीज और रॉकेट आसमान में छोड़ते हैं ताकि और भी कोई शिप करीब हुई तो इसे देखकर हमारी मदद के लिए पहुंच जाएंगे। पर उन लोगों की बदकिस्मती ये थी कि कार्पेथिया शिप के अलावा वहां और कोई शिप नहीं थी। अब कैप्टन इसमें ऑर्डर करते हैं कि पैसेंजर को लाइव बोट में शिफ्ट किए जाए। प्रोटोकॉल के हिसाब से औरतों और बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटीज में बोट में बैठाया जाएगा। जहाज के ज्यादातर पैसेंजर को ये यकीन था कि भले ही आइसबर्ग से टकरा गई हो, पर क्योंकि ये अनसिंकेबल है इसीलिए ये डूब ही नहीं सकती, और इसीलिए वो सब डरे हुए नहीं थे। और यही वजह थी कि जो पहली लाइव बोट उतारी गई उसमें सिर्फ 28 लोग बैठे थे, जबकि उसकी कैपेसिटी 64 पैसेंजर की थी। पर वक्त के साथ साथ कंपार्टमेंट पानी से भरता जा रहा था। अब शिप टिल होने लगा था। तब पैसेंजर को ये रियलाइज हुआ कि अब तो शिप डूबने वाली है, और सब घबरा गए और भगदड़ मच जाती है। लोग इधर से उधर भागने लगते हैं। रात के 1 बजे तक पानी इतना भर चुका था कि शिप के फ्रंट साइड का हिस्सा डूबने लगा था, और फ्रंट के बैक साइड का हिस्सा पानी की सतह से ऊपर हो गया था। अब लोग भगदड़ में एक दूसरे से लड़ने लगे लाइव बोट में बैठने के लिए। रात की 2:05 में आखिरी लाइव बोट उतारी गई पानी में, लेकिन शिप में अभी भी 1500 लोग मौजूद थे। आई विटनेसेस के मुताबिक शिप 2 हिस्सों में टूट गई थी। 3 घंटे भी नहीं लगे इस जहाज को डूबने में। 1500 लोग जो उस वक्त शिप में थे वो समंदर के ठंडे पानी में डूब गए। उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास लाइव बोट तो थी, लेकिन पानी इतना ठंडा था कि वो हाइपोथर्मिया का शिकार हो गए। आरएमएस कार्पेथिया जहाज जो इस टाइटैनिक को बचाने के लिए निकला था वो तकरीबन 3:30 या 4 बजे के करीब 1 घंटे लेट पहुंचा। बहरहाल आपको ये बताती चलूं कि उस रात एक और जहाज भी मौजूद था कार्पेथिया शिप के अलावा, और वो भी टाइटैनिक के तकरीबन 37 किलोमीटर दूर पर, जो टाइम पर पहुंच सकता था टाइटैनिक के पैसेंजर को बचाने। और उस जहाज का नाम था SS कैलिफोर्निया। टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने से 1 घंटे पहले आखिरी मैसेज टाइटैनिक को SS कैलिफोर्निया से ही आया था। उन्होंने कहा था, ध्यान रखना इस समंदर में बहुत आइसबर्ग है। और उसके बाद कैलिफोर्निया के रेडियो ऑपरेटर ने अपना रेडियो ऑफ कर दिया था, तभी इसे टाइटैनिक के इमरजेंसी सिग्नल नहीं मिल सके। SS कैलिफोर्निया की कैप्टन ने समझदारी ये की थी कि इसने खतरे को भाप कर अपनी शिप को वही रोक दिया था कि जब सुबह होगी तो आगे बढ़ेंगे, और इसी वजह से उन्होंने रेडियो ऑफ कर दिया था। टाइटैनिक की
बदकिस्मती ये थी कि एसएस शिप के इतने करीब होने के बावजूद वो शिप इनकी मदद नहीं कर सकी क्योंकि उन्हें सिग्नल ही नहीं मिले। एसएस कैलिफोर्निया जहाज टाइटैनिक के इतने करीब था कि टाइटैनिक के पैसेंजर उन्हें आराम से देख सकते थे। बीबीसी के रिपोर्ट के मुताबिक कैलिफोर्निया जहाज के क्रू मेंबर उन्होंने दरअसल फ्लेयर और रॉकेट की रोशनी को आसमान में देखी थी और जब उन्होंने अपने कैप्टन को बताया तो उनकी कैप्टन ने कहा था कि उस जहाज में बड़े बड़े अमीर लोग बैठे हैं, वो लोग पार्टी कर रहे होंगे, ये कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं है। अगर उस रात कैलिफोर्निया जहाज के कैप्टन ने उस फ्लेयर और रॉकेट को सीरियस लिया होता तो टाइटैनिक में मौजूद सब लोगों की जान बच सकती थी। इस हादसे के 2 हफ्ते बाद व्हाइट स्टार लाइन जो कि इस टाइटैनिक की बनाने वाली कंपनी थी, बॉडीज को तलाश करने के लिए कुछ और जहाजों को भेजा और तकरीबन 306 बॉडीज को पानी से निकाल लिया गया, लेकिन ये तो आधे से भी कम थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि बाकी बॉडीज कहाँ गई। रिपोर्ट में बताया जाता है कि कुछ बॉडीज इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें वही समंदर में छोड़ दिया गया और कुछ बॉडीज डूब चुकी थी। और 70 साल बाद सितंबर 1985 में एक ओशन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बेल्ट और एक फ्रेंच ओशनग्राफर उन्होंने के टाइटैनिक को समंदर में जाकर ढूंढा और समंदर की 3800 मीटर गहरे काले समंदर में इस टाइटैनिक के रिकेज पाए गए। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके टाइटैन सबमरीन को लाजमी देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।